अ वेरी वार्म वेलकम। आज हम करने वाले हैं द हिंदू एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम ना कि सिर्फ आर्टिकल्स कवर करेंगे बट इम्पोर्टेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स और फैक्ट्स उन्हें भी हम कवर करते चलेंगे। बिकॉज यूपीएससी के एस्पिरेंट को सिर्फ आर्टिकल्स की ही नॉलेज ना हो बट रिलेटेड एस्पेक्ट्स का ज़्यादातर, जो कि यूपीएससी का डायनेमिज्म फॉलो कर रहा है आजकल ट्रेंड, उसको कवर करते हुए चलें। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, प्रिसाइज और परफेक्ट नॉलेज दी जाए। सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, सो शुरू करते हैं। पहला हमारा आर्टिकल है आज का। विच पैनल इज बेटर फॉर मुल्ला परियार 80 आस्क स्टेट्स। ठीक है, सो ये मुल्ला परियार डैम जो है, इस पर एक क्वेश्चन बन के आ रहा है दोबारा से, और ये हमेशा ही प्रचलन में रहा है। पिछले बहुत लगभग 1-1.5 साल से इस पर कंट्रोवर्सी चलती आ रही है। ठीक है, सो ये जो पेरियार रिवर में जो कि थक्कदी इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में पड़ता है। ठीक है, लोकेशन इसकी ये है। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन कब की गई थी? बिटवीन 1887 एंड 1895 बाय द ब्रिटिश कॉर्प्स ऑफ रॉयल इंजीनियर्स। ठीक है, ओनरशिप इसकी किसकी है? इट हैज़ अ 990 years लीज एग्रीमेंट मेंटेन बाय तमिलनाडु ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, सो 1000 साल का समझिए एक तरह से एग्रीमेंट है ये, जो कि तमिलनाडु इसको करेगा। हालांकि ये कहाँ पर है? ये है केरला में। ठीक, और इसको जो है ध्यान रखने वाला है इसका केरला। पर्पस क्या है? डाइवर्ट्स वाटर फ्रॉम द पेरियार रिवर टू द वाईगई रिवर बेसिन इन तमिलनाडु। ठीक है, सो ये पेरियार रिवर से पानी जो है वाईगई रिवर बेसिन ऑफ तमिलनाडु में ये है भेज देता है, फैसिलिटेटिंग इरिगेशन फॉर अप्रोक्सीमेटली 6,85,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ठीक है, सो इतनी ज़मीन को ये इरिगेशन प्रोवाइड करता है। कितना? 6,85,000। ठीक, सो 85,000 या। सो एक सेफ्टी कंसर्न बन के आ रखा है इस पे। क्या है वो? सेफ्टी इशू अरोज इन 1979 आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ क्रैक्स फॉलिंग अ माइनर अर्थक्वेक। ठीक है, एक अर्थक्वेक के बाद यहाँ पर, जो कि 1979 में आया था, वहाँ पर थोड़े बहुत क्रैक्स आ गए हैं। सो उनको लेकर के इसकी सेफ्टी पर एक कंसर्न बना हुआ है। द वाटर लेवल was then lowered to only 136 feet as an emergency measure। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट की इस पर एक इंटरवेंशन करना पड़ा उन्हें, और रूलिंग दी उन्होंने 2006 और 2014 में अलग अलग, जिसमें उन्होंने बोला कि ये जो वाटर लेवल है इसको 142 फीट तक लाया जा सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेजर्स। ठीक है, डैम सेफ्टी एक्ट एक लाया गया फिर 2021 में। ठीक है, जिसने मैंडेट कर दिया फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी एंड अ सुपरवाइजरी कमिटी फॉर मुल्ला पेरियार डैम। ठीक है, एक ऑनगोइंग डिस्प्यूट हमने जैसे बोला था, ये केरला has raised concerns about the dam's safety and has called for its decommissioning। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये जो डैम है इसको जो है हटा दिया जाए। वहीं पर तमिलनाडु इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास तो 1000 साल की लीज है इसकी। ठीक है, while तमिलनाडु insists on maintaining and strengthening the existing structure। ठीक है, सो ये जो है एक कन्फ्लिक्ट बना हुआ है। सो आज हमारा पहला आर्टिकल था। अब हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। उत्तराखंड टू रोल आउट यूसीसी बाय द एंड ऑफ जनवरी। सो इस साल उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कर देगा। ऑलरेडी गोवा में है, हमें पता है ना। सो अप्रूवल, द उत्तराखंड कैबिनेट अप्रूव्ड द रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द यूसीसी, एमिंग टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट सच अ कोड। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या है इसकी? द यूसीसी इज एक्सपेक्टेड टू बी रोल्ड आउट सून, पॉसिबली अराउंड रिपब्लिक डे। ठीक है, सो संभावित रिपब्लिक डे तक वो उसको अप्लाई कर देंगे। की प्रोविजंस क्या होंगे इसके? यूसीसी एड्रेसेस इश्यूज लाइक मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, लिव इन रिलेशनशिप्स। सो ये जो इम्पोर्टेंट हमारे जो मानवीय जीवन के जो पहलू होते हैं, जैसे कि मैरिज हो, डाइवोर्स हो, इनहेरिटेंस हो, या फिर लिव इन रिलेशनशिप्स हो, इन पर जो है ये यूसीसी एड्रेस करने वाला है। इट इंक्लूड्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एंड लिव इन रिलेशनशिप्स। ठीक है, सो एक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे आपकी शादी हो या फिर चाहे आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो। अब बैन ऑन पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, मतलब कि ना ही तो एक आदमी ज़्यादा, एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, ना ही एक औरत एक से ज़्यादा शादी कर सकती है। ठीक है, एट अ सेम टाइम, मतलब शादीशुदा ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी की दो औरतें हों। ठीक है, या फिर एक औरत के पास दो आदमी हों। ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन
over 2000 government employees have been trained already, है ना, and state-wide mock drills is scheduled to ensure smooth implementation. Exemptions दिए जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कैसे? The code exempts scheduled tribes who make up about 3% of the state population, ठीक है. So STs को इस UCC से exception दी गई है. UCC exception कौन है? UCC में exceptions कौन है? वो है STs, जो कि स्टेट का 3% पॉपुलेशन है ना. This move is seen as a significant step towards ensuring equal rights and legal uniformity across different communities in the state. ठीक है. सो अभी एक इस पे क्वेश्चन बनता है. क्वेश्चन है, which DPSP is being implemented through यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर यूसीसी लॉ. ठीक है. सो ये क्वेश्चन है जिसको आप आंसर कीजिएगा. ठीक है. और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. Plea in SC calls for creation of a dedicated ministry for senior citizens. ठीक है. सो इन्हें एक अलग वल्नरेबल क्लास जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और बोला कि इनके लिए एक अलग से जो है आप वो बनाइए, एक मिनिस्ट्री बनाइए. एक पेटिशन फाइल हुई थी जिसके बाद ये सब कुछ फॉलो हो रहा है. उस फाइल्ड सीकिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ सीनियर सिटीजन. सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यही बोला है कि एक उन्होंने उस पीआईएल को एक्सेप्ट करते हुए बोला कि डायरेक्टिंग द पिटिशनर टू अप्रोच द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट. ठीक. तो बोला कि पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाइए इस बात को लेकर के. पॉपुलेशन कंसर्न्स क्या है? द पिटिशन हाइलाइटेड दैट the share of the old persons in India is expected to double to 20.8% by 2050. So अगर हमारे देश की 20.8% पॉपुलेशन 20.8% ऑफ पॉपुलेशन बाय 2050 ओल्ड हो जाएगी या फिर ओल्डर हो जाएगी, है ना. सो डेफिनेटली ये एक मेजर चंक है हमारे पॉपुलेशन का. इसको एक मिनिस्ट्री की जो है रिक्वेस्ट की जा रही है. ठीक है. एक अलग मिनिस्ट्री की रिक्वेस्ट की जा रही है. चैलेंजेस क्या है सीनियर सिटीजन्स के लिए? द पेटिशन एम्फसाइज द नीड टू एड्रेस यूनिक चैलेंजेस फेस्ड बाय सीनियर सिटीजन्स, जैसे कि हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सोसाइटल इंटीग्रेशन. ठीक है. सो ये अंडरस्कोर करती हैं इंक्रीजिंग अवेयरनेस, नीड फॉर फोकस पॉलिसीज ऑफ इंडियाज एजिंग पॉपुलेशन. ठीक है. सो ये आर्टिकल हमारा थर्ड था. अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. ओके. सो नेक्स्ट आर्टिकल है सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स एम टू हेड ऑफ फ्यूचर फायर्स. ठीक है. अभी हमने देखा ना किस तरह से एलए में या फिर लॉस एंजल्स में जो है आग लग गई थी. सो सैटेलाइट्स को किस तरह से यूज़ किया जा सके, ऐसा एक प्रोडिक्शन मॉडल बनाया जा सके. ठीक है. वाइल्ड फायर्स के लिए. तो ये एक जो है हमारे पास आर्टिकल उसके लिए है. सो रियल टाइम डेटा कलेक्शन किया जाता है, जैसे कि सैटेलाइट्स लाइक नासाज मोडिस या फिर मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर. ठीक. ये हमारे पास इसको ज़रूर ध्यान रखना है. ठीक है. यूपीएससी प्री के लिए, यूपीएससी प्री ये एक इम्पोर्टेंट है. ठीक है. क्या कि मॉडिस क्या है? तो थर्मल इंफ्रारेड सेंसर्स, मतलब कि दी सेंसर्स डिटेक्ट थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय द फ्रॉम हॉटस्पॉट्स. मतलब कि देखिए बेसिकली क्या होता है, ये हमारा अगर सन है, ठीक है, और हमारे सरफेस पे पड़ता है. सो ये जो सोलर रेडिएशन आता है ये आता है शॉर्ट वेव के रूप में. कैसे आता है? शॉर्ट वेव. ठीक है. और फिर जब ये रिफ्लेक्ट बैक होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग वेव. कैसे कन्वर्ट हो जाता है? लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में. सो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है ये एक हीट सिग्नेचर छोड़ता है. ठीक है. जिससे अगर कोई हमारे पास सैटेलाइट है तो वो इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को कैप्चर करती है. ठीक है. और वो बताती है कि कहीं पर अगर कोई रीजन अगर ज़्यादा गर्म होगा तो उसे एक ऐसा हॉटस्पॉट वो नोटिफाई कर देगी, अलाउइंग फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फायर्स इवन दो क्लाउड कवर और स्मोक. ठीक है. तो चाहे फिर क्लाउड कवर और स्मोक क्यों ना हो, बिकॉज ये आयनोस्फीयर के सारा रिलेटेड रहता है और ये जो एमिशन है, रेडिएशन है, इसका कोई प्रभाव नहीं आता चाहे बीच में कोई भी चीज़ें आ जाए. सो यहाँ पर डिटेक्शन अच्छी हो जाती है.
प्रेडिक्टिव एक एनालिटिक्स बनाई जाए, जैसे कि एनालाइजिंग पास्ट फायर पैटर्न्स, environmental factors such as vegetation type, moisture levels, wind speed, and temperature satellites help predict future fire behavior, है ना। जैसे आजकल AI और ML का ज़माना है ना। ये ऐसे प्रोडिक्शन मॉडल्स बना दिए जाते हैं जो कि एनालाइज करके बता सके कि हाँ, इन हालातों में जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर टाइप की वेजिटेशन होगी या मॉइस्चर लेवल होगा या विंड स्पीड होगी या टेम्परेचर है, ठीक है। सैटेलाइट है ऑलरेडी एक फ्यूचर फायर बिहेवियर हिसाब में आपको जो है प्रोडिक्शन करके दे देगा। एनहांस कोऑर्डिनेशन, जैसे कि satellite data provides a centralized source of information accessible to all stakeholders involved in firefighting efforts, enhancing coordination among agencies, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक जो है यहाँ पर इन्होंने बोला है क्या, historical data gathered from satellites helps governments identify trends over time and develop long term strategies for wildlife management, ठीक है। लंबे समय में ये हमें इस तरह की जो डिजास्टर्स होती हैं उनसे बचने का हमें मौका देगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है कैपेस क्वेंडरी, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिछले 2-3 साल से हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करें, बट दे आर होल्डिंग देयर मनी एंड दे आर नॉट इन्वेस्टिंग। हालांकि इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुरू कब हुई है, क्या क्या था, कैसे है पूरा टाइमलाइन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे, लिबरलाइजेशन हमारी इंडिया की होगी थी ना 1991 में, है ना। कंट्रीब्यूट टू द इंडियाज ग्रोथ, ठीक है। द प्राइवेट सेक्टर हैज बीन अ मेजर ड्राइवर ऑफ जॉब क्रिएशन, इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस, बिकॉज अकेली सरकार के लिए तो पॉसिबल नहीं थी जॉब क्रिएशन करना। जॉब क्रिएशन क्या करते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर द प्राइमरी एजेंट्स इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विच इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन पिवटल इन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड्स, टेलीकम्युनिकेशंस एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। मतलब कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स अगर इन चीज़ों में अगर इन्वेस्ट ना करें, कहीं ना कहीं हमारी सरकार अकेले एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में फंस जाती है, ठीक है। वहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर हो तो डेफिनेटली इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट्स की अगर बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, है ना। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट की भी बात करें तो प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट इन एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, हेल्पिंग टू बिल्ड अ स्किल्ड वर्कफोर्स, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो हमारे पास हैं यहाँ पर। हालांकि अगर हम बात करें इस आर्टिकल की, तो इस आर्टिकल में क्या बोला है और हमारे देश के लिए क्यों ये आर्टिकल ज़रूरी हो गया इस समय, देखिए। एक इन्वेस्टर्स टू प्लान ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, इनमें हमारे पास अभी पैसा बहुत कम आ रहा है। इनफैक्ट अगर बात करें तो पिछले साल 11.11 लाख करोड़ का हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, जो कि हमारी जीडीपी का सिर्फ 3.4% था। उसके बावजूद भी हमारे पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आया। इस साल कोशिश कर रहे हैं सरकार कि किसी तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाया जा सके ताकि देश की इकोनॉमी में अगेन एक अपथ्रस्ट बनकर आए, ठीक है। और वरना घटता जो रुपये की वैल्यू है या फिर इंक्रीजिंग जो अमेरिकन डोमिनेंस है ऑफ डॉलर, वो कहीं ना कहीं इंडिया को बैक ट्रैक पर खड़ा कर देगी। हालांकि फिर भी अभी मोडीज ने तो ऑलरेडी इंडिया का अगेन जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ का वो 7% का दे दिया, ठीक है। 1 in 3 इंडियंस वांट टू बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल नेक्स्ट, ठीक है। हर 3 में से एक व्यक्ति बोल रहा है कि अगर मैं अगला वाहन लूंगा तो मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लूंगा, ठीक है। उसको कैसे ये अभी ये कर रहे हैं देखते हैं। इंडियाज कंज्यूमर इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स राइजिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ डेलोइट स्टडी, मोर देन अ थर्ड ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, और हाइब्रिड व्हीकल। एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या है लेकिन इसके रिलेटेड कि 59% ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स आर कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन लेवल्स एंड एमिशंस फ्रॉम गैसोलीन या डीजल व्हीकल्स, मतलब कि डीजल व्हीकल, सॉरी। मतलब कि एनवायरमेंटल कंसर्न के चलते हुए भी इसी तरफ ट्रांजिशन लोग लेना चाहते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, एक तो यहाँ पर लोअर फ्यूल कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस कम आती है, ठीक है, ड्राइविंग कंज्यूमर्स इंटरेस्ट इन ईवीज एंड हाइब्रिड्स। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या, इनिशिएटिव्स लाइक फास्टर एंड अडोप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या फिर फेम स्कीम, है ना, फेम स्कीम, फास्टर अडोप्शन ऑफ faster adoption एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है।
मार्केट ट्रेंड क्या बोल रहा है अभी? इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज विटनेसिंग अ शिफ्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफाइड एंड हाइब्रिड व्हीकल्स विद अ फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये हमारा था थर्ड आर्टिकल। हालांकि एक बार ये चार्ट्स और डेटास भी देख लेते हैं हम। ठीक है, सो ये चार्ट है हमारे पास जहाँ पर व्हीकल पेनिट्रेशन 2023 का है ये। ठीक है, और व्हीकल पेनिट्रेशन इंडिया में बिलो 20%। ठीक है, इज बिलो 20%। सो हाई पोटेंशियल है इसीलिए यहाँ पर फर्दर ग्रोथ का। वहीं पर अगर बात करें व्हीकल अडोप्शन कर्व की, ये जो पूरा हमारे पास दिख रहा है, तो यहाँ पर लेस हेडरूम फॉर ग्रोथ, मतलब कि यहाँ पर ये जो देश है, ठीक है, चाहे हमारे पास यूरोप के कोई भी देश हो, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके, है ना, यहाँ पर अब इतना ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट नहीं है, बल्कि जो इकोनॉमी जहाँ पर अभी ग्रोथ की कोशिश की जा सकती है वो इंडिया जैसे देश है। ठीक है, या फिर डेवलपिंग नेशंस है। और ये कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर मेंटेन व्हीकल पेनिट्रेशन ग्रोथ रेट बट स्लोअर देन बिफोर। ठीक है, सो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी ग्रोथ है बट अब कम है पहले से। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है यूजीसी रेगुलेशन और स्टेट यूनिवर्सिटी लॉस। सो देखिए, हमारे देश में इस समय कई जगह हमने सुना है वाइस चांसलर के रिलेटेड एक डिस्प्यूट चलते आ रहा है ना, गवर्नर का, कि गवर्नर को चांसलर बना देना चाहिए या फिर नहीं। सो उसी के रिलेटेड ये आर्टिकल है। सो यूजीसी बोलता है कि यूजीसी क्या बोलता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलता है, उसके बीच में एक कहीं ना कहीं कश्मकश बरकरार है। यूजीसी रेगुलेशन की अगर बात करें, सो यूजीसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ये एक नियम के द्वारा बनाई गई बॉडी है जो कि 1956 के एक्ट के तहत आई थी। ठीक है, मैंडेट्स द इंक्लूजन ऑफ अ यूजीसी नॉमिनी इन द वाइस चांसलर सर्च कमेटी ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, सो किसी भी स्टेट में अगर वाइस चांसलर का सिलेक्शन होना होगा तो एक मेंबर यूजीसी नॉमिनेट करेगा, ऐसा यूजीसी के रेगुलेशन में कहा हुआ है। मगर दिस इज इंडियन मेंटेन यूनिफॉर्म एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द नेशन। ठीक है, सो ये तो यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए था। मगर स्टेट रेगुलेशंस क्या बोलते हैं, ये स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट्स passed by state legislatures have their own provisions for VC appointments. State argue that imposing UGC nominee erodes their autonomy. तो states are facing or claiming their autonomy concern, autonomy concerns। ठीक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस क्या उठ रहे हैं, फिर एक फेडरल स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें कि आर्टिकल 254 ये बोलता है कि अगर सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ किसी एक कंकरेंट लिस्ट के मैटर पे हैं, सो जो सेंट्रल लॉ है वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, बट दिस अप्लाइज ओनली टू प्लेनरी लॉज, नॉट डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस लाइक यूजीसी रेगुलेशन। सो यूजीसी रेगुलेशन क्या है, ये एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब कि यूजीसी एक बॉडी है, उसको एक आपने जो है काम दे दिया और फिर वो उसने डेलीगेट करके आगे फर्दर प्रोसीड किया। सो प्लेनरी लॉज को तो चलता है बट यहाँ पर यूजीसी रेगुलेशन को नहीं चलेगा। सो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कैसे रहे हैं, वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। कैसा कि सुप्रीम कोर्ट कभी तो बोल देता है कि ठीक है यूजीसी रेगुलेशन सही है और वो मैंडेटरी हैं, वहीं पर कभी कभार वो बोलता है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको भी पूरा हक है अनलेस एक्सप्लिसिटली अडोप्टेड बाय द स्टेट। ठीक है, सो ये चीज़ें वो बोल रहा है कि यूजीसी की जो बातें हैं सिर्फ एक स्टेट के लिए एक एडवाइजरी का काम करेंगी, वहीं पर कभी वो बोलता है कि यूजीसी रेगुलेशन मैंडेटरी है। ये दोनों ही बातें आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। दिस डिस्प्यूट हैज लेड टू अ लीडरशिप वैक्यूम इन सेवरल यूनिवर्सिटीज, मतलब कि चाहे तमिलनाडु की बात हो, केरला की बात हो, पंजाब की बात हो, यहाँ पर ये एक जो वाइस चांसलर रिलेटेड अपॉइंटमेंट का एक टसल बन गया है वहाँ पर, इसीलिए वैकेंसीज बन गई है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सेटल विद बोरवर्स ओनली आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल ऑप्शंस, आरबीआईएल्स एआरसीज। ठीक है, सो एआरसी क्या होती है, एआरसी इज नथिंग बट असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, सो एग्जॉस्ट ऑल रिकवरी ऑप्शंस, ये ऐसा उन्होंने बोला आरबीआई ने, सेटलमेंट विद बोरवर्स शुड ओनली बी परस्यूड आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबल रिकवरी मेथड। जब सभी हथकंडे खत्म हो जाए, है ना, साम दाम दंड भेद सब खत्म हो जाए, तो उसके बाद ही आप जा करके आप उनसे रिकवरी जो है सेटलमेंट कीजिए। ठीक है, फिर बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी, मतलब कि एआरसीज मस्ट हैव अ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर सेटलमेंट्स इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड परमिसिबल सेक्रीफाइसेस।
ठीक है, कि कितना आप सेक्रीफाइस करने वाले हैं अपने अमाउंट को, वो भी एआरसी के पास एक बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी के हिसाब से ही होना चाहिए। लमसम पेमेंट्स की यहाँ पे बात की गई, जैसे कि सेटलमेंट अमाउंट शुड बी प्रेफरेबली बी पेड इन अ लमसम, मतलब कि एक ही बार में जो है जो भी सेटलमेंट है वो हो जाए, ऐसी कोशिश की जाए। इंडिपेंडेंट एक एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए, मतलब कि सेटलमेंट प्रपोजल्स मस्ट बी रिव्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी बिफोर बोर्ड अप्रूवल। तो बोर्ड अप्रूवल से पहले एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी भी हो जो इसको पहले ही रिव्यू कर ले। जुडिशियल कंसेंट की अगर बात की तो वहां पर क्या है, सेटलमेंट्स इन ऑनगोइंग जुडिशियल रिकवरी प्रोसीडिंग्स रिक्वायर कंसेंट डिक्रीज फ्रॉम जुडिशियल अथॉरिटीज। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अगर कोई स्टेप फर्दर लेना चाहती है तो पहले वहां देखे अगर जुडिशियल कंसेंट है या नहीं, अगर नहीं है तो उनको रुकना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात की जाए तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन सिक्योरिटी वैल्यूएशंस। ठीक है, इसकी यूपीएससी के एग्जाम के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, एक तो ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, फाइनेंशियल रेगुलेशंस एंड गवर्नेंस। ठीक है, ऑल्सो आरबीआई के क्या एफर्ट रहते हैं, ठीक, कैसे वो फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को प्रूडेंट बना सके, प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स का और बोरोवर्स का जो है इंटरेस्ट बचा रहे। ठीक है, ये हमारा था 8th आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है यूएस टू विड्रॉ फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट एक्सपैंड ड्रिलिंग। ठीक है, सो यूएस ने खासकर जो हमारे ये डोनाल्ड ट्रंप है ना, यूएस प्रेसिडेंट, इन्होंने आते ही ऑफिस में पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आने की बात कर दी है। ठीक है, और ये 2017 की इनकी पहले की जो बातें हैं उनको ही एक फॉलो ऑन करने वाली बात हो गई है। विड्रॉल प्रोसेस कैसे होगा, ये पूरा 1 साल लग जाएगा इसको। ठीक है, जैसे अभी इन्होंने अगर बोल दिया कि हम जा रहे हैं तो यूएन से इन्हें 1 साल अभी लगेगा। रीजन क्या उन्होंने बोला कि उन्होंने ट्रंप ने बोला कि पेरिस एग्रीमेंट और कुछ नहीं करा बट रिफ्लेक्ट ये यूएस की वैल्यूज को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाता है। वहीं पर अमेरिकन टैक्स पेयर्स के जो डॉलर्स हैं वो बेवजह कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा इससे, द डिसीजन कुड अंडरमाइन ग्लोबल एफर्ट्स। ठीक है, अब वही बात है कि अगर यूएस जैसा देश अगर अपना पैसा वापस ले आए, ठीक है, सो अपना पैसा वापस ले आएगा तो फिर यहाँ कौन रहेगा। ठीक है, अगर डॉलर सारा वापस आ गया तो बाकी देश क्यों रहेंगे, सो उससे डेफिनेटली ग्लोबल इम्पैक्ट एक पड़ेगा। इम्प्लीकेशन क्या होंगे, क्लाइमेट गोल्स अब कहीं ना कहीं मार खाएंगे, जैसे कि चैलेंजिंग टू अचीव ग्लोबल टारगेट ऑफ टेम्परेचर टू इंक्रीज 1.5 डिग्री सेल्सियस अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की भी बात की जाए तो ट्रंप ने बोला है कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस टू अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड क्रिएट जॉब्स। ठीक है, सो उन्होंने बोला कि हम ये पैसा जो है अपने देश के हित में लगाएंगे। म्यांमार मिलिट्री माइनॉरिटी आर्म्ड ग्रुप हैव अग्रीड टू अ सीज फायर सीज चाइना। ठीक है, सो चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना हैज अनाउंस दैट द मिलिट्री Myanmar military and the Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) have signed formal ceasefire agreement, which came into effect recently. This agreement was brokered by China and aims to hold ongoing fighting in northern Myanmar. ठीक है, सो म्यांमार में अब पीस स्टेब्लिश हो सकेगी, ऐसा जो है चाइना की ब्रोकरेज के थ्रू हुआ है, मतलब कि चाइना ने उसमें एक मीडिएशन का काम किया है। सीज फायर एग्रीमेंट का क्या काम है, द सीज फायर वॉज साइंड आफ्टर द 7th राउंड ऑफ पीस टॉक्स हेल्ड इन कुनमिंग चाइना। ठीक है, तो चाइनाज रोल क्या है, चाइना हैज मीडिएटेड द पीस टॉक्स एंड एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन द चाइना म्यांमार बॉर्डर एरिया। प्रीवियस अटेम्प्ट्स की अगर बात की जाए, इट इज द सेकंड सीज फायर एग्रीमेंट इन अ लिटिल ओवर अ ईयर विद द प्रीवियस वन नॉट बीइंग ऑनर्ड बाय आइदर साइड। ठीक है, तो किसी भी देश ने, मतलब चाहे चाइना हो या म्यांमार हो, इन्होंने उसको पहले एग्रीमेंट को नहीं माना था। रीजनल स्टेबिलिटी इससे बनेगी। ठीक है, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर एरियाज। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट यही होगा कि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो है इसने एक सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट कराया था, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज बनाए थे म्यांमार में। सो चाइना हैज रीअफर्म्ड इट्स सपोर्ट टू म्यांमार सोवरेनिटी and territorial integrity and will continue to promote peace talks and provide assistance to the for the peace process। ठीक है, चाइना वापस से सारी चीज़ें जो है ठीक करने की कोशिश करता जा रहा है। ठीक है, एक ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई जिसने हाईलाइट किया कि जितने भी वेल्थ ऑफ बिलियनर्स थे वो 2024 में $2 ट्रिलियन से भी बढ़ गए हैं। ठीक है, और अब टोटल कितना हो गया, $15 ट्रिलियन। ठीक है, 3 times फास्टर देन द प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल से 3 गुना तेज रफ्तार से उनका पैसा जो है बढ़ा है। ठीक है, की फाइंडिंग्स यही है कि वेल्थ कंसंट्रेशन हो गया है अब रिचेस्ट 10 बिलियनियर्स, सो देयर वेल्थ इंक्रीज बाय एन एवरेज ऑफ $100 million पर डे।
ठीक है। सो जो रिचेज हैं उनकी हर दिन की कमाई पिछले साल $100 मिलियन से आसपास रही है। इनइक्वालिटी की बात की जाए तो इससे डेफिनेटली इनइक्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। डिस्पाइट दिस मैसिव वेल्थ accumulation, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी हैज barely changed since the 1990s। मतलब कि 1990 से अब तक गरीबों में की जो संख्या है उसमें कोई फायदा इतना नहीं दिख कर के आया है, कोई कमी उसमें नहीं हुई है। फ्यूचर प्रोजेक्शंस यही किए जा रहे हैं कि दैट कुड लीड टू द 5 ट्रिलियन ईयर्स विद इन द नेक्स्ट डेकेड इफ करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि दुनिया में हो सकता है कि 5 ट्रिलियनियर बन के आ जाए। ठीक है। इम्प्लीकेशन क्या होगा? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है। अंडरस्कोर द ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। पॉलिसी रिकमेंडेशन की बात करें तो ऑक्सफैम कॉल्स फॉर गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट मेजर्स सच एज टैक्सिंग द वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल्स, ब्रेकिंग अप मोनोपोलीज एंड रेगुलेटिंग कॉरपोरेशंस टू इंश्योर देयर वेजेस। ठीक है। और इसी के साथ आज का हमारा द हिंदू का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। ठीक है। आई होप कि आपको आज का हमारा जो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। ऑलरेडी इट वाज रियली शॉर्ट, बट जो इम्पोर्टेंट जो क्रिस्प डेटा है मैं वही यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज एक दिन के न्यूज़पेपर में आपको न्यूज़ तो बहुत मिल जाएंगी, बट आपके लिए वो रेलिवेंट है या नहीं है, हम यहाँ पर वो चीज़ इंश्योर करके ही आपको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो कल फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। ठीक है। ओके, थैंक यू।